डियर स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। BSTC फर्स्ट ईयर का 8th पेपर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसकी यूनिट 4 और 5th, चौथी और 5वीं यूनिट अपन पढ़ेंगे। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को अपन हल करेंगे। यूनिट 4 है अधिगम योजना निर्माण एवं गतिविधि संचालन। यूनिट 5 इसका नाम है पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगे तो कमेंट करें। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का संकलन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप इनको ध्यान से पढ़ना, समझना। पहला क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षण अधिगम योजना बनाते समय किन किन बिंदुओं पर विचार करना जरूरी है। पर्यावरण शिक्षण अधिगम के लिए एक योजना बनाते हैं, उस समय किन किन बिंदुओं पर विचार करना हमारे को आवश्यक है, उस पर अपन उसका आंसर लिखते हैं। पर्यावरण शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार की योजना बनाई जाती है। 3 प्रकार की पाठ योजना बनाई जाती है। एक तो वार्षिक योजना, एक इकाई योजना और एक पाठ योजना। 3 प्लान होते हैं। पर्यावरण शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 3 योजना बनाई जाती है, अर्थात सभी विषयों के लिए 3 योजना बनाई जाती है। वार्षिक, इकाई और पाठ योजना, यानी कि एनुअल प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान। पर्यावरण की विभिन्न इकाइयों को कब व कैसे करवाना है, इस पर विचार कर लेना आवश्यक है कि हमें इन इकाइयों को कब और कैसे करवाना है, इस पर विचार करना है। वार्षिक योजना में पढ़ाए गए पाठ और बालकों ने जो सीखा है उसे हमारी डायरी में लिखना अति आवश्यक है। वह शिक्षक स्वयं आकलन भी करते चलें कि बालक ने कितना सीखा और हमने उस बालक को कितना सिखाया है। बालकों को सृजनात्मक अभिव्यक्ति का अवसर मिले। गतिविधि आधारित अधिगम योजना, जिसमें पढ़ाई व पाठ्यक्रम को गतिविधि से जोड़ना चाहिए, लेकिन कोई भी योजना सख्त व कठोर नियमों से नहीं बंधी हो। इसमें परिवर्तन की गुंजाइश होनी चाहिए। कक्षा में बालक की सीखने की गति को ध्यान में रखकर योजना बनाई जानी चाहिए। ये सारे उस अधिगम योजना जो बनाते हैं उसमें ये सारे गुण होना जरूरी है, तभी वो वार्षिक योजना, तभी वो शिक्षण अधिगम योजना सही अर्थ में सही तरीके से बन पाएगी। दूसरा क्वेश्चन, सामुदायिक संसाधन की सूची बनाकर के इसकी उपयोगिता लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम से स्पष्ट है, समुदाय है ना, समुदाय विशेष है। सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन जहाँ समुदाय मिलकर के काम करते हैं, वो सामुदायिक संसाधन होता है। इसको मानव संबंधी संसाधन में बांट सकते हैं, जैसे मानव के रस्म, रीति रिवाज, परंपराएं, सभ्यता, संस्कृति, इसमें ये शामिल किए जाते हैं। भौतिक संसाधन, बांध है ना, भौतिक फिजिकल बांध, मैदान, नदी, नाले, फसलें, समुद्र आदि इस भौगोलिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक संसाधन, डाकघर, कारखाने, बैंक, व्यापारिक केंद्र है ना, ये सामुदायिक केंद्र हैं। सामुदायिक केंद्र हैं क्योंकि डाकघर में भी काफ़ी पब्लिक आती जाती है, कारखाने, बैंक, व्यापारिक केंद्र में। ऐसे ऐतिहासिक संसाधन हैं, मंदिर है, मस्जिद है, खंडर है, शिलालेख हैं, ये आदि इसमें ऐतिहासिक संसाधनों में आते हैं। सांस्कृतिक संसाधन, पुस्तकालय, संग्रहालय, रेडियो केंद्र, दूरदर्शन केंद्र, ये सांस्कृतिक केंद्र कहलाते हैं, सामुदायिक केंद्र। अब इनकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है शिक्षा के क्षेत्र में, तो जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय, लाइब्रेरी है, वाचनालय है, ये हमारे दैनिक जीवन में, हमारे सार्वजनिक जीवन में ये काम आते हैं। दूसरा, पंचायत, नगरपालिका, डाकघर, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, ये सब हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली संसाधन हैं। तीसरा, चिड़ियाघर व संग्रहालय, इसको भी हम
सामुदायिक संसाधन में सम्मिलित कर सकते हैं और इनका हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोग है। मेले व पर्व, वार्ताएं व विचार। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण में नियोजन क्यों आवश्यक है? किसी भी क्षेत्र की अपन बात करें तो उसमें प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, नियोजन बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही शिक्षण में नियोजन क्यों आवश्यक है, इसके लिए किन किन बिंदुओं को दृष्टिगत रखना आवश्यक है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षण में नियोजन विद्यालय में शिक्षण प्रक्रिया को उद्देश्यनिष्ठ बनाने तथा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जरूरी है। इसमें विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम को विद्यालय की समस्त गतिविधियों के विभिन्न स्तर को ध्यान में रखकर नियोजित किया जाता है। अर्थात विद्यालय की जो शिक्षण प्रक्रिया है उसका जो उद्देश्य है उसको उद्देश्यनिष्ठ बनाने के लिए और निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षण नियोजन बहुत जरूरी है। शिक्षण नियोजन हेतु कौन कौन सी बातें जो ध्यान में रखनी है वो है, नंबर 1, उपलब्ध समय का अनुमान। हमारे पास समय कितना उपलब्ध रहेगा उसी के अनुसार प्लानिंग करनी कि साल में कितनी छुट्टियां आएगी, कितना वर्किंग डेज होगा, उसके अनुमान को ध्यान में रखते हुए, यानी कि हमारे पास कितना समय उपलब्ध है उसके अनुमान के अनुसार शिक्षण की योजना बनाई जानी चाहिए। दूसरा, पाठ्यक्रम का व्यवहारिक खंडों में विभाजन करना। पाठ्यक्रम जो सिलेबस जो है उसको खंडों में विभाजित करना और पाठ्यक्रम खंडों व उपलब्ध समय में सामंजस्यता होनी चाहिए कि जिस हमने इकाइयों में बांटा है पाठ्यक्रम को तो वो उसमें उसको हम जब पूरा करवाएंगे तो हमारे पास उपलब्ध समय पूरा है कि नहीं है, उसके बीच में सामंजस्यता है कि नहीं है, और जिस समय हम इस कठिन या किसी सरल टॉपिक को लेने जा रहे हैं उस समय कौन सा रहेगा, है ना। तो उसके बारे में भी हमारे पास ये तारतम्यता होनी चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए कि हमारा जो पाठ्यक्रम का जो खंड है, हमारे पास समय है, उसके बीच में सामंजस्य है कि नहीं, इसको भी हमें ध्यान रखना होता है। चौथा, विषय वस्तु एवं उद्देश्यों में तादात्म्य स्थापित करना। विषय वस्तु और उद्देश्यों में तादात्म्य, है ना, मेलजोल स्थापित करना। पांचवा, शिक्षण विधि का विचार करना कि कौन सी शिक्षण विधि इसमें लगाई जानी चाहिए। छठा, उपयुक्त सहायक सामग्री। कौन कौन सी सहायक सामग्री इस इकाई को पढ़ाने के लिए, इस पाठ को पढ़ाने के लिए हमें काम में लेनी, इस पर भी विचार होना चाहिए। सातवां, गृह कार्य पर विचार कि हम बच्चों को कितना गृह कार्य देना है और कितना वो बच्चे कर पाएंगे, इस पर विचार करना जरूरी है। आठवां बिंदु जिसका हमें ध्यान रखना है, मूल्यांकन का स्वरूप कौन सा होना चाहिए। हम जो लास्ट में बालक का मूल्यांकन करेंगे उसमें उसका स्वरूप कौन सा होना चाहिए, इस पर भी विचार होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन, साक्षात्कार का आशय स्पष्ट कीजिए। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इंटरव्यू है ना, साक्षात्कार इंटरव्यू, ऐसी बातचीत या वार्तालाप जो किसी उद्देश्य को लेकर की जाती है, जो किसी एम को लेकर की जाती है, ऐसी वार्तालाप तथा जिसका रूप और सार्थक होता है, साक्षात्कार कहलाता है। सार्थक रूप है ना, वार्तालाप का सार्थक रूप ही साक्षात्कार है। अब आता है पांचवा, मूल्यांकन की अवधारणा को संक्षेप में बताइए। इवोल्यूशन की अवधारणा, कंसेप्ट को समझाइए। मूल्यांकन द्वारा शिक्षा के विस्तृत उद्देश्यों की प्राप्ति तथा संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण को जांच का लक्ष्य इसमें बनाया जाता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया एक सतत प्रयास है, इसको नोट कर लेना। ये एक कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक और विद्यार्थी दोनों परिश्रम और लाभ की मात्रा का मूल्य आंकते हैं कि इसमें दोनों का कितना परिश्रम हुआ है।
अर्थात मूल्यांकन बालक में होने वाले कितने व्यवहारगत परिवर्तन हैं उससे इसका अर्थ निकाला जा सकता है। छठा क्वेश्चन, शैक्षिक प्रक्रिया के अंग कौन से हैं? अभ्यास उद्देश्य नंबर 1, नंबर 2 अध्ययन अध्यापन परिस्थितियां, नंबर 3 मूल्यांकन। सातवां क्वेश्चन, डॉक्टर ब्लूम का त्रिआयामी प्रक्रिया। तो इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है, शिक्षण प्राप्य उद्देश्य पाठ्यक्रम, ऊपर ही ऊपर इस कोण के यहाँ पे पाठ्यक्रम में इधर 3 अंग हैं इसके, पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी और शिक्षक। शिक्षार्थी अधिगम अनुभव और जो शिक्षक हैं वो मूल्यांकन के साधन हैं, इस प्रकार से। और इसमें त्रिभुज के अंदर त्रिआयामी प्रक्रिया लिखा हुआ है, ये डॉक्टर ब्लूम का त्रिआयामी प्रक्रिया का चित्र है। आठवां क्वेश्चन, संचय अभिलेख क्या है? बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको। संचय अभिलेख, इसमें विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के समस्त क्षेत्रों या पक्षों की प्रगति को समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इस अभिलेख में बालक के जीवन से जुड़ी घटनाएं, विकास की प्रक्रिया, सामाजिक, भावात्मक, उसकी क्या पसंद है बालक की, रुचि आदि की प्रगति का आकलन का संकलन इसमें मिलेगा संचय अभिलेख के अंतर्गत। इसमें अध्ययन काल की सूचनाएं मिलेगी, बालक की उपस्थिति का विवरण मिलेगा, बालक के सतत कार्य का इसमें आपको देखने को मिलेगा। नवा क्वेश्चन, प्रश्न पत्र बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन सी और कौन कौन सी विशेषताएं होती है अच्छे प्रश्न पत्र की? तो प्रश्न पत्र से तात्पर्य अपना पेपर। अब आपके पेपर को उठा के देख लीजिएगा, उसमें आप क्या क्या चाहते हो वही चीज़ वही इसका आंसर होगा। और ये प्रश्न पत्र आ गया तो मैं आपको सभी को समझा दूं कि पेपर की भाषा सरल, बोधगम्य और स्पष्ट होनी चाहिए। प्रश्न पत्र में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होना चाहिए जो बोधगम्य नहीं हो, जिसको हम समझ नहीं सके, यानी कि सरल होना चाहिए, उसकी भाषा बोधगम्य और स्पष्ट होनी चाहिए। नंबर 2, वो एक उद्देश्य आधारित हो, प्रश्न पत्र उद्देश्य आधारित हो, प्रश्न पत्र के निर्देश स्पष्ट हो कि ये ऐसे करना है, इसको लघुतरात्मक या इस तरह से इसके निर्देश हमें स्पष्ट दिखाई देने चाहिए उसमें। चौथा, उत्तर सीमा भी स्पष्ट होनी चाहिए, 20 शब्दों का है, 50 शब्दों का है, कौन सा क्वेश्चन है। पांचवा, कठिनाई का स्तर का निर्धारण भी होना चाहिए, उसी के अनुरूप होना चाहिए। प्रश्नों में विकल्प होना चाहिए। प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट पर आधारित होना चाहिए, इसकी एक ब्लूप्रिंट आती है, उस ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्र का निर्माण होना चाहिए और इसकी विशेषताएं इनमें से ही निकलेगी। 10वां क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है और इसके डीमेरिट्स कौन कौन से, दोष क्या हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह मूल्यांकन सत्र के दौरान लगातार चलता रहता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत कंटिन्यूस है ना, एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE है ना, यह सत्र के दौरान लगातार चलता रहता है तथा बालक की शैक्षणिक उपलब्धियों को मूल्यांकित करता रहता है। इसकी विशेषताएं पहली, CC में क्या होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बालक में रटने के स्थान पर समझने की योग्यता की वृद्धि होती है। दूसरी विशेषता, मूल्यांकनकर्ता बालक की शैक्षिक उपलब्धियां एवं योग्यताओं का उचित मूल्यांकन करता है। तीसरा, बालक को इससे अच्छे परिणाम मिलते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से बालक को रिजल्ट अच्छे प्राप्त होते हैं, पॉजिटिव प्राप्त होते हैं। परिणाम चौथा है, परिणाम विश्वसनीय होते हैं। पांचवा, इससे गुणात्मक विकास संभव है। छठा, इससे प्रगति के अवसर शीघ्र प्राप्त होते हैं। बालक की जो प्रगति के अवसर हैं, प्रोग्रेस की, वो शीघ्र प्राप्त होते हैं। अब इसके डीमेरिट्स कौन से हैं?
दोष क्या है? नंबर 1, छात्र शिक्षक अनुपात कम होने पर ही ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू है। यदि शिक्षक छात्र अनुपात ज़्यादा है तो ये बहुत ही कठिन हो जाता है इसको लागू करना। दूसरा, इसमें समय व धन भी ज़्यादा लगता है। तीसरा, इसमें बालक अधिक अंक प्राप्त कर लेता है, ये दोष है। चौथा, शिक्षक इसमें पक्षपात कर सकता है, भाई भतीजावाद करने के चांसेस हैं। पांचवा, ये आपसी सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती। 11वां क्वेश्चन, आकलन से क्या तात्पर्य है ना? ऑब्जर्वेशन से क्या तात्पर्य है, ये क्यों किया जाता है, किसका किया जाता है और कब किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। बालक की उपलब्धि की गुणवत्ता की जांच करना, बालक की उपलब्धि की गुणवत्ता की जांच करना, क्वालिटी की जांच करना, विभिन्न विषयों में उनकी उपलब्धि की जानकारी इकट्ठा करके उसकी व्याख्या करना आकलन से तात्पर्य है। आकलन की प्रक्रिया सारगर्भित होनी चाहिए। आकलन क्यों करना चाहिए? बच्चे की प्रगति के लिए, उसके परिवर्तन का पता लगाने के लिए आकलन करना चाहिए। दूसरा, बालक की व्यक्तिगत और विशेष जरूरत को पहचानने वास्ते। तीसरा, प्लानिंग बनाने के लिए, योजना बनाने वास्ते। चौथा, कक्षा की सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। पांचवा, बच्चों की प्रगति अभिभावकों तक पहुंचाने के क्रम में। छठा, बच्चों के सिखाने व विकास में मदद के वास्ते। किसका और किस बारे में आकलन? बच्चों के कौशल और रुचियों आदि के बारे में, रुचियों के बारे में। एक निश्चित अवधि में बच्चों के सीखने और व्यवहार में परिवर्तन के बारे में आकलन करना चाहिए। कब करना चाहिए? दिन प्रतिदिन के आधार पर भी आकलन किया जा सकता है और सावधिक पीरियोडिकल अवधि के आधार पर भी आकलन किया जा सकता है। 15 दिन या महीने में 1 बार 2 बार इस तरीके से अवधि में भी आकलन किया जा सकता है बालक का। 12वां क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, ब्लूप्रिंट क्या है? आधार पत्र इसको हिंदी में कहते हैं। कोई भी पेपर जो बनता है, आपको मैं समझा दूं ब्लूप्रिंट क्या है। कोई भी पेपर, प्रश्न पत्र जो बनता है वो ब्लूप्रिंट के आधार पर बनता है। पहले ब्लूप्रिंट बनाया जाता है कि उस पाठ्यक्रम में कितने ज्ञानात्मक प्रश्न उस प्रश्न पत्र में आएंगे और उस पेपर में अवबोधात्मक प्रश्न कितने होंगे, ज्ञानोपयोग के कितने होंगे, कौशलात्मक के कितने होंगे। प्रश्न पत्र के निर्माण में ब्लूप्रिंट की आवश्यकता है। इसमें उद्देश्य, विषय वस्तु और प्रश्न के प्रकारों को सम्मिलित रूप से लिखा जाता है। उद्देश्य, ये विषय वस्तु और ये प्रश्न के प्रकार, 3 चीज़ें इसमें मेन को सम्मिलित रूप से लिखा जाता है। कौन कौन सी? उद्देश्य, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, ज्ञानोपयोग, कौशलात्मक। ये क्या हो गया? ये उद्देश्य हो गए प्रश्न पत्र निर्माण के। विषय वस्तु इधर लिखी जाएगी, क्रम संख्या और विषय वस्तु, और ये प्रश्नों के प्रकार। देखो, ये निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये चारों प्रकार सभी में है। ब्लूप्रिंट का परीक्षा में आ सकता है कि ब्लूप्रिंट बना के बताइए, तो ये इस तरह से एक प्रारूप आपको दिया गया है, यह ब्लूप्रिंट का प्रारूप है। शिक्षण उद्देश्य पर अंक भार का निर्धारण, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, ये शिक्षण उद्देश्य है। इस पर अंक भार का निर्धारण किया जाता है। इसमें विषय वस्तु पर अंक भार का निर्धारण किया जाता है कि भाई इस विषय वस्तु का, इस पाठ का ये इतने अंक होंगे। प्रश्नों के प्रकार पर अंक भार निर्धारण होता है। 3 चीज़ों होती, शिक्षण उद्देश्यों पर अंक भार का निर्धारण, विषय वस्तु पर अंक भार का निर्धारण और प्रश्नों के प्रकार पर अंक भार का निर्धारण। प्रश्नों के प्रकार वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक और लघुत्तरात्मक। अब ये ब्लूप्रिंट इस तरह से बनाते हैं, इसको आधार पत्र कहते हैं। सबसे पहले विषय, कौन से विषय का बना रहे हैं, कक्षा किस क्लास का बना रहे हैं और इसका पूर्णांक क्या है।
फिर आता है ये इस तरह से बनाना है विषय वस्तु, फिर विषय वस्तु का मतलब पाठ का नाम 1 2 3 कौन कौन से पाठ हैं, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, ज्ञानोपयोग, कौशलात्मक और टोटल। इसमें निबंधात्मक, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वापस ज्ञानोपयोग में निबंधात्मक, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, वस्तुनिष्ठ। इस प्रकार से फिर नोट लगाया जाता नीचे कि कोष्टक के अंदर प्रश्नों की संख्या व बाहर अंक भार दर्शाया गया है। और समझा दीजिएगा कि नी का मतलब निबंधात्मक प्रश्न, ले का मतलब लघुतरात्मक प्रश्न, ए और ले का मतलब अति लघुतरात्मक प्रश्न और व का मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और नीचे हस्ताक्षर निर्माता किया जाता है। तो ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लेना। 12वां क्वेश्चन, पोर्टफोलियो क्या है? समय की एक निश्चित अवधि में बालकों द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह पोर्टफोलियो है। फिर से पढ़ रहा हूँ, समय की एक निश्चित अवधि में बालकों द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह पोर्टफोलियो है। ये पहले के विषय में भी अपन पढ़ चुके हैं। पोर्टफोलियो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। इससे उसकी बालक की वर्ष भर में हुई प्रगति को बताया जा सकता है। इसमें बालक क्रियाशील रहता है, ये एक रिकॉर्ड होता है और कार्यों का संग्रह होता है। इसमें अवलोकन टिप्पणी, प्रयोग पर टिप्पणी, चित्र, ग्राफ, प्रतिवेदन आदि इसमें सम्मिलित किए जाते हैं और एक फाइल होती है उसमें इसको लगा दिया जाता है। सारे बच्चों के जो कार्य का होता है उनका संग्रहण कर लिया जाता है। बालक की सीखने की दिशा को एक अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है इससे। 13वां क्वेश्चन, चेकलिस्ट क्या है? सीखे गए का परिणाम आकलित करने, सीखने की परफॉर्मेंस को आकलित करने में चेकलिस्ट उपयोगी है। आपने ये पूरे जो क्वेश्चंस पढ़े हैं ये महत्वपूर्ण सवाल हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छी तरह से समझ लें। हमारे इस वीडियो को अच्छा लगे तो कमेंट करना, शेयर भी करना और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।